कैसे आप अपने लिए रेगुलर फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट से, जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, जिनके ऊपर हमने पास्ट में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन इन दोनों ही ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है मैच्योरिटी और अपने रिटर्न्स को लेकर। यहाँ पर आपको ये पता नहीं होता कि आपको कितने वक्त में कितने रिटर्न्स मिलेंगे और अपने डिज़ायर्ड रिटर्न्स मिलने के बाद आप कितने वक्त बाद उसको रिडीम कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको पहले से पता नहीं होती म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त। लेकिन आज हम उसके साथ साथ दूसरे ऐसे एसेट्स डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि उन सारे एसेट्स में आपको पहले से पता होगा कि आप अपना पैसा कब रिडीम कर पाओगे और आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिल सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। एंड इन सभी एसेट्स में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एलोकेट करके आप अपने लिए फिक्स्ड मंथली इनकम तो जनरेट करोगे ही, बट साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई होगा और लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को भी काफ़ी बेहतर तरीके से बीट कर पाओगे। सो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मैंने अपने इन्फ्लेशन वाले वीडियो में इन सारे ही एसेट्स को शॉर्ट में डिस्कस किया था कि कैसे आप इनमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छे से बीट कर सकते हो। उसके बाद मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे कि एक डिटेल वीडियो बनाओ, सो हियर इट इज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इन सभी एसेट्स को, और इसको हम डिस्कस करेंगे लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क के फॉर्मेट में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में आपको हर हफ्ते कुछ नया सीखने मिले। एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट। वैसे तो एफडी आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल से इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। अगर आप किसी लार्ज बैंक्स में अपना एफडी करवा रहे हो, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट अराउंड 6 to 7% के आसपास ही मिलता है। लेकिन अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू करवाते हो या फिर एनबीएफसीज के थ्रू करवाते हो, वहाँ पर आपको रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, अराउंड 9 to 10% तक भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना ही है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी फिक्स डिपॉजिट्स आई वोंट सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करो। फिक्स डिपॉजिट्स में आप अपना उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जिस पर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर जो आपका इमरजेंसी फंड हो कि आपको कल को उठ के कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत से आप अपना एफडी लिक्विडेट करवा पाओ एंड वो पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाए। अगर आप अपने पैसे को अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो एफडीज आर नॉट एन एफिशिएंट सोल्यूशन। आपको उससे भी अच्छे एसेट्स चूज करने होंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज रियल एस्टेट। अब देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और साथ ही ये सबसे ज़्यादा इलिक्विड एसेट है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जाओ तब आपको अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर ही बायर मिल जाए। तो ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही रहेगा जिनका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप हर महीने रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 to 3% अगर वो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आप आराम से 7 to 9% तक की भी रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विथ इट यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन गेन्स भी मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि ओवर द टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में ये अप्रिसिएशन गेन 5 to 6% एन्युअली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में ये फिक्स नहीं होता, ये मोस्टली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के पर्पज से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना। बाकी अगर खुद के रहने के लिए आपको घर देखना है, वहाँ पर ऑब्वियसली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही आएगा, बट उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस कंसिडर नहीं करके चल सकते, क्योंकि जब आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी खरीद पाओ, तो भी आज के टाइम पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं ईटीएफ्स और स्टॉक्स की तरह, और यहाँ पर आपको रेंटल यील्ड के फॉर्म में डिविडेंड्स मिलते हैं और साथ ही अप्रिसिएशन गेन के फॉर्म में उसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। क्योंकि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो यहाँ पर इनकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होती रहती है और इनमें आपको लिक्विडिटी के इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सचेंज पर आप इनको कभी भी सेल कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आरईआईटीज़ के सिर्फ 2 या 3 ही कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आरईआईटीज़ लॉन्च करे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बट इन फ्यूचर आरईआईटीज़ में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। जब भी वो आएंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए मुझे एक भी बेटर ऑप्शन नहीं दिखता, इसलिए मैं इस वीडियो में उनको आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी आप चाहो तो सर्च कर लेना, गूगल पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप आरईआईटीज़ को भी और एक्सप्लोर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एसेट। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज बॉन्ड्स।
अब बॉन्ड्स होते क्या है, तो मान लीजिए कोई ईबीसी कंपनी है जिसको एक काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, जो फिलहाल उनके पास लिक्विड कैश में अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर उनको पैसे जल्दी चाहिए तो वो अपनी कंपनीज के बॉन्ड्स इशू करेंगे, और इन बॉन्ड्स के ऊपर कंपनी एक इंटरेस्ट फी पे करती है जिसे कूपन रेट भी कहा जाता है। क्योंकि वो दूसरों से पैसा उठा रहे हैं तो उन्हें ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ही इन्वेस्टर्स आएंगे और उन बॉन्ड्स पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये बॉन्ड्स एक फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं। जैसे ही कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म होता है उसके बाद वो पैसा भी लौटा देते हैं और साथ ही इंटरेस्ट फी भी पे कर देते हैं अपने बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स को। तो मान लीजिए अगर वो एबीसी कंपनी अपने बॉन्ड्स आज के टाइम पर इशू करती है, तो आपको पहले से पता होगा कि अगर आप उन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, और आपको उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितने वक्त बाद वापस मिलेगा। तो ये पहले से ही पता होता है, जो कि बड़ा एडवांटेज है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते वक्त। क्योंकि बॉन्ड्स में आप रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड 12 to 15% तक के भी रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं बॉन्ड्स में, जो कि और किसी भी सेफ एसेट में मिल पाना मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि क्यों कोई भी बड़ी कंपनी हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा उठाएगी। वो जब चाहे तब किसी भी बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं, बैंक्स तो तैयार बैठे हैं लोन देने के लिए बड़ी कंपनीज को, तो क्यों आखिर वो हमसे पैसा ले रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि अगर वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट पे बैंक के पास जाएंगे तो उन्हें तुरंत लोन नहीं मिलेगा। उसके पीछे एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और दूसरी चीज़ कि जो उनको बैंक से लोन मिलेगा उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर कंपेयर किया जाए बॉन्ड से। तो बॉन्ड्स के थ्रू उठाया हुआ पैसा कंपनीज को काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। तो यही रीज़न है कि कंपनी अपना थोड़ा पैसा बॉन्ड्स के थ्रू भी रेज करती है ताकि वो अपनी लायबिलिटीज़ को भी डाइवर्सिफाई कर पाए। अब जब भी किसी कंपनी के बॉन्ड यूनिट्स परचेज करते हो तब आपको अपना डीमैट अकाउंट आईडी भी देना पड़ेगा, और उसी डीमैट अकाउंट में आकर वो बॉन्ड स्टोर होते हैं, वहाँ पर आप यूनिट्स देख सकते हो। अगर वो बॉन्ड्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि आप कभी भी सेल कर पाओगे उन्हें अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। लेकिन अगर वो बॉन्ड्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपको बॉन्ड्स का पैसा वापस तभी मिलेगा जब उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। उसके पहले आपको अगर सेल करना होगा तो आप सेल नहीं कर पाओगे, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगर आप बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अपना फिक्स टेन्योर पहले से पता होगा, और आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है ये भी आपको पहले से ही मालूम होगा। वैसे बॉन्ड्स भी कम्प्लीटली सेफ नहीं होते। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो है डिफ़ॉल्ट रिस्क। मान लीजिए आपने जिस कंपनी का बॉन्ड परचेज किया था वो 7 साल के टेन्योर का था, लेकिन उसके पहले ही 3 सालों में कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो वो पैसा कैसे चुकाएगी। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको वापस ना मिले। तो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है बॉन्ड्स के अंदर, और इसी का सोल्यूशन लेकर आते हैं सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स। कंपनीज के 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, नॉन सिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अगर आप नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर पीछे कोई भी कोलेटरल नहीं होता, यानी कंपनी अपनी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखती, वो बस बॉन्ड्स इशू कर देती है। लेकिन जब आप सिक्योर्ड बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उन पैसों के अगेंस्ट में कंपनी अपना कुछ पोर्शन गिरवी रखती है, और अगर कंपनी अपने बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट कर देती है, देने से मना कर देती है, तो जो भी एसेट उन्होंने गिरवी रखा होगा उसको बेचा जाएगा, फिर सारे बॉन्ड होल्डर्स को अपना पैसा रीपे किया जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स या फिर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है विन12 प्लेटफॉर्म। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली विन12 यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, और मुझे इनकी बॉन्ड सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छी लगती है। इनके काफ़ी सारे सेफ्टी चेक्स होते हैं कोई भी बॉन्ड अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च होने से पहले, और सारे ही आपको सिक्योर्ड बॉन्ड्स देखने मिलेंगे इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप विन12 ऐप भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मेरा अफिलिएट लिंक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया विन12 ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं उनकी तारीफ़ करने के लिए। मैं बस ट्रांसपेरेंटली वो सारे प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एसेट के बारे में। एंड द नेक्स्ट एसेट ऑप्शंस आर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। अब ये दोनों ही एसेट्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको 10% to 35% तक के भी एनुअल CAGR रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, जो कि हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन देयर रिस्क पैरामीटर एंड देयर टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्ट करने से पहले। और इन दोनों के डिस्कशन में मैं आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप मेरी म्यूचुअल फंड सीरीज़ चेकआउट कर सकते हो, या फिर मेरी स्टॉक मार्केट सीरीज़ एंड स्मॉल केस सीरीज़ चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियोज़ के बारे में जानना है और अगर आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो ज़रूर चेकआउट करना। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ इनवॉइस डिस्काउंटिंग।
अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये टर्म पहली बार सुना होगा, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। और अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप अराउंड 10% से लेकर 14% तक के भी एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको टेन्योर पता होता है कि आपको अपना पैसा कब वापस मिलेगा और कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये आखिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या चीज़ है। मान लो कि अमेजॉन को 1000 नए डिलीवरी ट्रक्स चाहिए अपने ऑपरेशंस के लिए। तो अब वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया मुझे ये 1000 ट्रक्स डिलीवर कर दो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, और ये बताओ कि ये ट्रक्स आप कितने वक्त में डिलीवर करोगे। मैन्युफैक्चरर बोलता है कि सर 3 महीने तो लग जाएंगे, मैं ये सारे ट्रक्स आपको 3 महीने में डिलीवर करवा दूंगा। तो यहाँ पर अमेजॉन कंडीशन रखता है कि जब आप ये सारे 1000 ट्रक्स डिलीवर करोगे उसके बाद ही मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन तब तक अमेजॉन ऑर्डर कन्फर्मेशन ज़रूर दे देता है कि हाँ आपको 1000 ट्रक्स बनाने हैं, लेकिन पैसा मैं अभी नहीं दूंगा, ये आपको मिलेगा 3 महीने बाद। तो मैन्युफैक्चरर को तो खुशी होगी कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को भी तो इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा वो 1000 ट्रक्स बनाने के लिए, क्योंकि वो 1000 ट्रक्स बेचने के बाद उनको जो प्रॉफिट होगा वो 20-30% होगा। तो अब ये 20-30% प्रॉफिट कमाने के लिए उनको अपना पहले 100% कैपिटल तो डालना पड़ेगा, जिसके ऊपर वो उतना प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये पैसा वो कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पर वो एक डील करेंगे किसी थर्ड पर्सन के साथ। मैन्युफैक्चरर एक ऐसे थर्ड पर्सन के पास जाएगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो उसको जाकर अपना अमेजॉन का इनवॉइस दिखाएगा कि देख भैया अमेजॉन ने मेरे को ये इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद, लेकिन ये कमाने के लिए मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, वो तू अभी दे दे, और जब मुझे अमेजॉन पैसे दे देगा वो मैं तुझे वापस लौटा दूंगा इंटरेस्ट के साथ। जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा उस प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा तेरा। तो ये होता है बेसिकली इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अगर मैं इस चीज़ को और सिंपल वे में समझाऊं तो चलिए मान लीजिए अमेजॉन ने 1000 रुपये का ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर के पास 1000 रुपये नहीं है, तो वो जाएगा किसी थर्ड पर्सन के पास, उसको बोलेगा कि भैया तू अभी मुझे 900 रुपये दे दे, और जब भी मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा मैं अमेजॉन को डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद जो अमेजॉन की तरफ से 1000 रुपये की पेमेंट आएगी वो सीधा तुझे मिल जाएगी। मतलब जो थर्ड पर्सन ने अपने 900 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसको तो उसके 1000 रुपये वापस मिल गए, यानी उसने 100 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया, उसका भी काम बन गया और साथ ही मैन्युफैक्चरर का भी काम बन गया। मैन्युफैक्चरर को भी 900 रुपये मिल गए जिससे वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाया। अगर वो नहीं मिले होते तो वो भी अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाता। तो बस उसने अपना प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा उस थर्ड पर्सन को दे दिया कि भाई मेरे 100 रुपये तू ले जा, बस मेरे को अभी पैसे दे दे। तो इसी तरीके से वर्क करता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग का प्रोसेस। तो आज के टाइम पर ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, जो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, बट उनमें से मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडक्रेड प्लेटफॉर्म। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडक्रेड काफ़ी अच्छे से सारे सेफ्टी चेक्स करता है, उसके बाद इन्वॉइसेस लिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको वहाँ पर काफ़ी सारी डील्स देखने मिल जाएगी जो आती रहती है रेगुलरली, और वहाँ पर आपको वेंडर डिटेल्स और कस्टमर डिटेल्स दोनों देखने मिल जाएगी कोई भी डिस्काउंटेड इनवॉइस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। और साथ ही आपको पहले से ये भी पता होगा कि आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड भी काफ़ी छोटा होता है, 2 या 3 महीने की ही डील्स होती है, तो 3 महीने में आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। और ट्रेड क्रेडिट के ऊपर आपको मेजॉरिटी डील्स फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी वाली मिलती है, यानी कि आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो और आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही मिलेगा जितना आपको प्रॉमिस किया गया था। तो इसलिए मुझे इनकी डील्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं ट्रेड क्रेडिट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अब तक कोई इशूज़ नहीं आए हैं। यहाँ तक कि अब तक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 0 डिफ़ॉल्ट रहा है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता या फिर प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है, बट हाँ अब तक इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है लेकिन कोई भी डिफ़ॉल्ट देखने नहीं मिला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू अपना ट्रेड क्रेडिट अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको भी अपने फर्स्ट 6 मंथ के सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप चेकआउट कर सकते हो। ट्रेड क्रेडिट के बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए एंड आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, बट खैर चलिए अब वैसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज का लास्ट ऑप्शन। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले गाइस प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपके हर एक लाइक कमेंट और शेयर से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है और मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस लेकर आऊँ हर हफ्ते। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, एंड सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं आज का लास्ट ऑप्शन, जो कि है P2P लैंडिंग। अब P2P लैंडिंग भी आप में से काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बट ये थोड़ा सा फैंसी वर्ड है। इसको अगर देसी भाषा में कहा जाए तो लोकल उधारी, यानी एक पर्सन टू पर्सन उधारी चलती है। अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को उधार में पैसा दे रहा है उसको बस लैंडिंग कहते थे। एक लेंडर होता था और एक बोरोवर होता था। तो वो जो सिंपल सी उधारी थी उसको ऑनलाइन लेकर आ चुके हैं
और उसे कहा जाता है P2P लेंडिंग। अगर मैं आपको या फिर किसी और को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा लोन पर दे रहा हूँ या फिर उधार पर दे रहा हूँ, उसे कहा जाता है P2P लेंडिंग। अब ये P2P लेंडिंग के लिए भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पर, लेकिन इसमें ऑब्वियसली रिस्क सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन को अपना पैसा लोन पर देते हो जिसका आपको कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, वो पैसा वापस करेगा भी या नहीं, और उसी वजह से यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। आप 24 से 30% तक के भी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना पैसा लेंड करते हो तो। बट ये डिफ़ॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए काफ़ी कंपनीज एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसमें वो सारे लेंडर्स का एक पूल क्रिएट कर देते हैं और सारे बोरोवर्स का एक पूल क्रिएट कर देते हैं। मान लीजिए 100 लोग ऐसे हैं जिनको अपना पैसा उधार पे देना है, और इस तरफ 100 लोग ऐसे हैं जिनको पैसा उधार पे चाहिए। तो वो लोग किसी भी एक पर्सन का पैसा एक पर्सन को नहीं देंगे, वो सारे 100 लेंडर्स का पैसा लेकर एक पूल क्रिएट कर देंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे ही बोरोवर्स के अंदर इक्वली। तो वहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाले। हो सकता है उनमें से 3 या 4 लोग अपना पैसा वापस ना दे, लेकिन जो बाकी 96% अपना पैसा वापस देंगे, उसमें सारे ही लेंडर्स का पैसा रिकवर हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्सन का कंप्लीट लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो सभी का थोड़ा थोड़ा होगा, और वहाँ पर आपका पैसा ज़ीरो होने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सारी कंपनीज ने शुरू कर दिया है। तो अगर आप P2P लेंडिंग के थ्रू ऐसे पूल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकता है अपना थोड़ा बहुत पैसा इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा किसी भी सिंगल पर्सन को लोन देने से। और क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क रिड्यूस हो चुका है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस भी रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर आप 8 to 12% तक के इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, बट उसमें से मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल मोबीक्विक एक्स्ट्रा का। इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अब तक कोई भी इश्यूज़ नहीं आए हैं। मोबीक्विक एक्स्ट्रा आपको ऐसे ही पूल्स में इन्वेस्ट करके देता है 12% इंटरेस्ट। मोबीक्विक ये चीज़ एग्जीक्यूट करता है एक NBFC के साथ पार्टनरशिप करके, जिसका नाम है लैंडबॉक्स। अब लैंडबॉक्स इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से है, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कैसे इस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है जिससे किसी भी इन्वेस्टर का लॉस ना हो। तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा ने भी अब तक सारे ही अपने इन्वेस्टर्स को कंप्लीटली 12% एनुअल इंटरेस्ट पे किया है विद जीरो डिफॉल्ट्स। बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर की। फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क अभी भी इन्वॉल्व है इनमें। तो मैं आपको अपना सिर्फ 5 to 10% कैपिटल ही इसमें एलोकेट करने को बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। P2P लेंडिंग एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का सिर्फ 5 to 10% पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा में भी आप जब चाहे तब अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप सुबह विड्रॉल प्लेस करते हो तो शाम को वो आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपका पैसा विड्रॉ होने में। एंड अगर अभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर इसमें रिस्क इतना ही रिड्यूस हो चुका है तो आप सिर्फ 5 to 10% ही इन्वेस्ट करने को क्यों बोल रहे हो, इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। अब देखो, एक चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी लेंडर्स हैं वो अपना पैसा दे रहे हैं और वो मिल रहा है बोरोवर्स को एक फिक्स टेन्योर के लिए। अब लेंडर्स को तो इस कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया कि आप जब चाहो तब अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन जितने भी लोगों ने ये पैसा बोरो किया है उनको तो एक फिक्स टेन्योर मिला है, राइट, कि उन्होंने पहले से ही ये बता कर लिया होगा कि भाई मैं 1 साल बाद अपना पैसा वापस दूंगा या फिर 2 साल बाद पैसा अपना वापस दूंगा। लेकिन अगर एक दिन ऐसा केस बना कि सारे ही लेंडर्स ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, जितने भी 100 के 100 लेंडर्स हैं सभी को अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन बोरोवर्स ने तो भाई डील साइन कर रखी है 1 साल की या फिर 2 साल की, तो उससे पहले वो तो अपना पैसा वापस नहीं देने वाले, तो ऐसे केसेस में आपका पैसा अटक भी सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका सिर्फ 5 to 10% ही पैसा एलोकेट करना वो बेटर रहेगा। सो आई होप आपको इन सभी एसेट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स में आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वहाँ पर कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होगा कि आपको मंथली कितने रिटर्न्स मिलेंगे या फिर कितना आप रिटर्न जनरेट कर पाओगे हर महीने। बट बाकी जितने भी एसेट्स हैं वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। अपना थोड़ा बहुत पैसा आप बाकी एसेट्स में भी एलोकेट कर सकते हो एक फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। एंड अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। एंड हो सके तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने मिले। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय।